ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी। आज गुरुजी की कृपा से मैं गुरुजी की किताब दिव्य आवाज़, जो हमारे लिए सबसे बड़ा गुरु ग्रंथ है, पढ़ने जा रही हूँ। आप सब संगत जी भी सुनिएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। विद्यालय से आईफल टावर तक गुरुजी के संरक्षण में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुजी से मिलने से पूर्व ईश्वर की दया और उसके प्राणी प्रेम में मेरा विश्वास सदा अस्थिर रहा था। गुरु कृपा का शब्दों में वर्णन करना अति दुस्साध्य कार्य है। जिस भांति परमात्मा प्रार्थनाओं का फल देते हैं, उसी प्रकार गुरुजी के सत्संगों में वक्ता और श्रोता दोनों को वरदान और असीम आनंद प्राप्त होता है। मैंने सुना है ईश्वर हमारे कर्मानुसार परिणाम देते हैं, किंतु मैंने गुरुजी को अपनी दिव्य ज्वाला में हमारे दुष्कर्मों को जलाते हुए देखा है। फलस्वरूप हम उस जीवन से उबर सके हैं जो उनके कोमल चरण स्पर्श कर कृतज्ञ हुए बिना जीना पड़ता। गुरुजी के प्रथम दर्शन के समय मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। यद्यपि मेरा जन्म पंजाब में हुआ था, उस समय हम नोएडा में रहते थे और मुझे पंजाबी भाषा का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। अतः मुझे शब्द या गुरुजी का कथन बिल्कुल समझ नहीं आते थे। निसंदेह प्रथम दर्शन पर मुझे कितना अच्छा प्रतीत हुआ, ये वर्णन करना बहुत कठिन है। मेरे प्रभु के शब्द मेरी वाणी में। अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव पर मुझे स्वागत भाषण देना था। यद्यपि मैं ये सदा से करती आई थी, इस बार मुख्य अतिथि अति वरिष्ठ अधिकारी थे। मेरे उपसंहार पर सब उपस्थित गणों ने तालियों की गड़गड़ाहट से मेरी प्रशंसा करी। मंच से उतरते ही सबने मेरी सराहना करी और बधाई के पुल बांध दिए। शिक्षकों और सहपाठियों ने अचरज भरे चेहरों से मुझे बताया कि भाषण देते हुए मुझ में परिवर्तन स्पष्ट झलक रहा था। उससे भी अधिक अचंभा तब हुआ जब मुख्य अतिथि का भाषण मेरे कहे हुए पर आधारित था। अंत में उन्होंने मेरे उपसंहार को महत्व देकर उससे ही अपना भाषण समाप्त किया। सबको ये आश्चर्यजनक प्रतीत हुआ, पर मुझे पता था कि गुरुजी की कृपा से ही ये संभव हो सका। वास्तव में जैसे ही मैंने अपना भाषण प्रारंभ किया, मुझ में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होने लगा और मैं अपने शब्दों में उत्तेजना भर सकी। इसके अतिरिक्त मैंने अपने विद्यालय में अनेक बार गुरुजी की पुष्पों भरी सुगंध का अनुभव किया है। कक्षा 12 में सहायता। 12वीं कक्षा में पहुंचने पर अध्ययन का महत्व अधिक हो गया था। एक दिन प्रसाद देते समय गुरुजी ने मेरे विषय पूछे। मैंने उन्हें बताया कि मैं वाणिज्य की विद्यार्थी हूँ, तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर सवाल कर दिए। उन्होंने मेरे से ऋण नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल पर प्रश्न पूछा, तो उत्तर पता होने पर भी मैं बुद्धिशून्य हो गई। यद्यपि उस समय मुझे समझ नहीं आया। आने वाले समय में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने क्या किया था। गुरुजी की चेतावनी से मैं इस विषय पर विशेष ध्यान देने लगी। इसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं तत्पर थी। वर्ष के उत्तरार्ध में हमारी अर्थशास्त्र की अध्यापिका चली गई और ये विषय स्वयं पढ़ना पड़ा। गुरुजी की सावधानी से मैं सतर्क हो गई थी और बिना किसी कठिनाई के मैंने इस विषय में
97% अंक प्राप्त किए। जैसे जैसे मेरी परीक्षाएं समीप आ रही थीं, गुरुजी के पास दर्शन के लिए जाना कम हो गया। अंशतः उनके निर्देश थे कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं। 13 जनवरी उत्तर भारत में लोहड़ी के दिन मैं अपने माता पिता और भाई के साथ गुरुजी के दर्शन के लिए गई थी। परीक्षाएं समाप्त होने से पूर्व ये अंतिम दर्शन होने की संभावना थी। गुरुजी उस दिन स्वयं प्रसाद वितरित कर रहे थे और जब तक मेरी बारी आई तो वे टॉफ़ी दे रहे थे। प्रसाद वहीं पर समाप्त करना है, ऐसा गुरुजी का आदेश था, किंतु टॉफ़ियाँ अपवाद थीं, सो मैंने थोड़ा सा प्रसाद वहीं पर खा लिया और शेष अपने पास रख लिया। मैं गुरुजी के पास आज्ञा लेने पहुंची और उनके कमल चरणों को स्पर्श करने झुकी। जब मैं उठी तो गुरुजी ने अपना एक चित्र निकाला और मुझे दिया। यद्यपि मैंने उनके पास कोई लिफाफा नहीं देखा था। मैं अति हर्षित हो गई क्योंकि गुरुजी का चित्र तो अमूल्य है। गुरुजी ने उस रात क्या किया था, उन घटनाओं पर घर लौटते हुए चिंतन करने का अवसर मिला। उनके चित्र को अपने हाथों में पकड़े हुए मुझे आभास हुआ कि उसमें गुरुजी की सुगंध आ रही है और ये परीक्षाएं समाप्त होने तक रहीं। मैं ये चित्र अपने साथ परीक्षा भवन में ले जाती थी। अंतिम परीक्षा समाप्त होते ही उसमें सुगंध आनी बंद हो गई, मानो गुरुजी ने अपने चित्र में परीक्षाओं के लिए ही विशेष धारा प्रवाहित करी थी। उस रात घर पहुंचने पर जब मैंने बची हुई टॉफ़ियाँ गिनी तो कुल 12 थी, प्रत्येक परीक्षा के लिए 2। गुरुजी ने के चित्र और इन टॉफ़ियों के साथ मैंने अपनी परीक्षाएं पूर्ण करी। बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होकर दिल्ली के ही सबसे अच्छे महाविद्यालयों में से एक में प्रवेश पाने में सफल रही। प्रेम, आइसक्रीम और सबसे मनोहर जन्मदिन। एक दिन गुरुजी ने कुछ भक्तों के साथ गुड़गांव के एक होटल में जाने की योजना बनाई और मुझे भी साथ आने को कहा। कुछ ही देर में हम सब ब्रिस्टल होटल पहुंच गए। गुरुजी का पूरा ध्यान मुझ पर केंद्रित था क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। गुरुजी ने तीव्र गति से होटल का चक्कर काटा और फिर बैठकर सबके लिए शीतल पेय मंगवाए। उसके साथ ही कुछ खाने का आहार आया और बाद में आइसक्रीम भी आई। हमने अविस्मरणीय समय व्यतीत किया। निकलते हुए कारों में चढ़ने के समय गुरुजी ने विशेष रूप से मेरी पूछताछ की और ये ध्यान रखा कि मैं सही प्रकार से उनके स्थान पर पहुंच सकूं। गुरुजी ने अपने निवास पहुंचने पर मेरे अनुभव के बारे में पूछा। वह तो अति निराला ही रहा था। गुरुजी ने मेरे से ये भी पूछा कि क्या मैंने आइसक्रीम खाई थी। गले में कष्ट होने के कारण मैंने नहीं खाई थी। गुरुजी ने कहा कि आइसक्रीम खाने से मेरा गला ठीक हो जाता। कालांतर में मुझे पता लगा कि गुरुजी ने मेरे गले का कष्ट समाप्त कर दिया था। उस दिन के पश्चात मेरा गला, जो हर वर्ष एक बार अवश्य खराब होता था, कभी खराब नहीं हुआ। गुरुजी के उत्कृष्ट संरक्षण में और प्रेम की विशेष झलक एक दिन और प्रकट हुई। हम संगत में शब्द सुन रहे थे और गुरुजी द्वारा प्रसाद वितरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुरुजी के आदेश पर प्रसाद लाकर उनके पास रख दिया गया। उस दिन गुरुजी ने जिस ओर मैं बैठी थी उधर से प्रसाद बांटना आरंभ किया। प्रसाद लेने के लिए सबसे पहले मैं ही थी। जैसे ही मैं प्रसाद लेने के लिए उनके पास पहुंची, उन्होंने पंजाबी में ये कहकर कि मैं अपने जन्म दिवस का पूर्ण आनंद लूं, विस्मित कर दिया। संगत में किसी को मेरे जन्म दिवस के बारे में पता नहीं था। मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने उनको बताया नहीं था। वह मेरा सबसे मनमोहक जन्म दिवस रहा है। गुरुजी असंभव करते हुए।
दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक में उत्तीर्ण होने के बाद मैं कुछ नहीं कर रही थी। गुरुजी ने मुझे सिम्बियोसिस एक प्रमुख संस्था से पत्राचार द्वारा MBA करने के निर्देश दिए। मैं अंतिम समय में प्रपत्र भरकर प्रवेश पाने में सफल रही। परीक्षाओं के लिए मैंने दक्षिण दिल्ली केंद्र अपना प्रथम विकल्प दिया था, किंतु दुर्भाग्य से मुझे दिल्ली के दूसरे छोर पर केंद्र मिला। मेरे पिता ने अंतरण के लिए आवेदन दिया, पर पुणे से उत्तर आया कि एक बार केंद्र निर्धारित होने पर उसे बदलना संभव नहीं है। प्रतिदिन परीक्षाओं के कारण मेरा एक दिशा में 45 किलोमीटर यात्रा करना संभव नहीं था। अतः निर्णय लिया गया कि मैं अपने दादा दादी के पास रहूं, जो उस केंद्र से 10 से 15 किलोमीटर दूर रहते थे। नोएडा में उनके पास रहने से मेरा गुरुजी के पास जाना असंभव था। किसी प्रकार से मैंने पहली परीक्षा तो दे दी, किंतु मैं इतनी दुखी थी कि मेरा मन शेष परीक्षाओं को छोड़ने का बन रहा था। मैं रोई और गुरुजी द्वारा किसी प्रकार से इस स्थिति से निकलने की प्रतीक्षा में रही। उसके पश्चात जो हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अगले दिन जब सब परीक्षा में मगन थे, एक अधिकारी ने आकर घोषणा की कि क्या कोई परीक्षार्थी अपना केंद्र बदलने को इच्छुक है, और उनकी सूची में दक्षिण दिल्ली केंद्र का नाम भी था। मैं तो उछल पड़ी और तुरंत अपना नाम लिखवा दिया। परीक्षा के अंत में उस अधिकारी के पास जाने पर उसने बताया कि अधिक परीक्षार्थियों के कारण इस केंद्र पर स्थान की कमी थी और मेरा आवेदन स्वीकार हो गया था। अब मैं परीक्षाएं देते हुए भी गुरुजी के दर्शन कर सकती थी। गुरुजी के अन्यथा और कौन ऐसा कर सकता था। गुरुजी की शक्तियों को समझ पाना हमारी बुद्धि के वश की बात नहीं है। उनके कार्य तो तर्क को भी मात देते हैं। एक बार गुरुजी की संगत में भूकंप आ गया। पहले तो सब बैठे रहे, पर जब वह कुछ देर तक आता रहा तो कुछ हलचल आरंभ हो गई। ये देखकर अटल बैठे गुरुजी ने अपने मोड़कर रखे हुए दोनों पैर पृथ्वी पर रख दिए। कंपन तुरंत बंद हो गए। एक दिन गुरुजी कुछ अनुयायियों के साथ, जिनमें मैं भी थी, बड़े मंदिर गए थे। मुख्य द्वार पर निर्माण कार्य प्रगति पर था और सुविधा के लिए ईंटों पर एक लकड़ी का फट्टा रख दिया गया था। हमने फट्टे पर चलकर प्रवेश किया, किंतु गुरुजी ने गीले सीमेंट पर चलकर प्रवेश किया। हम ये देखकर अति अचंभित हुए कि उनके चलने के कोई चिन्ह शेष नहीं थे, किंतु जब हमने उसी स्थान पर बहुत हल्के से उंगली लगाई तो उसके भी निशान बन रहे थे। 15 दिन में विवाह। एक बार गुरुजी की शरण में आने पर वे हमारी सब चिंताओं और कष्टों का निवारण करते हैं। चूँकि हमारा ज्ञान हमारे अनुभवों और वर्तमान परिस्थितियों तक ही सीमित है, हमें स्वयं की आवश्यकताओं को समझने की सामर्थ्य भी सीमित है। इसके विपरीत गुरुजी को उनका पूरा ध्यान है और उसके लिए वह प्रावधान भी कर देते हैं। गुरुजी ने मेरे विवाह का भी प्रबंध किया हुआ था और मेरी माँ को 6 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि ये घटना कब घटेगी, पर उसकी गति सबके लिए अति तीव्र थी। अप्रैल के आरंभ में गुरुजी ने मेरे पिता से पूछा, क्या किसी प्रस्ताव पर विचार हो रहा है? मेरे पिता ने उत्तर दिया कि एक प्रस्ताव आया अवश्य है, किंतु उस पर गंभीरता से विचार नहीं हुआ, क्योंकि अभी मेरे विवाह के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। गुरुजी ने कहा कि उस पर विचार किया जाए। मेरे पिता ने तब इस बारे में परिवार से चर्चा करी। मेरे होने वाले वर स्वीडन में रहते थे और 16 अप्रैल को 1 मास के लिए भारत आ रहे थे। ये निश्चित हुआ कि दोनों परिवार 17 अप्रैल को मिलेंगे। उस दिन जब हमारी पहली भेंट हुई तो कुछ ही देर में पूरा वातावरण उल्लासित हो गया।
सब व्यवस्थाएं उसी समय तय हो गईं और थोड़ी ही देर में वे हमारे बीच अंगूठी का आदान प्रदान भी हो गया। एक आध दिन में विवाह की तिथि भी निश्चित हो गई। उसी मास की 30 तारीख विवाह के लिए सब प्रबंध अति तत्परता से किए गए और निश्चित तिथि को मेरा पानी ग्रहण भी हो गया। यद्यपि गुरुजी विवाह में उपस्थित नहीं थे, किंतु उनकी भावना सब में दृष्टिगोचर थी। सबने विवाह स्थल में सजावट, वातावरण, भोजन आदि व्यवस्थाओं की बुरी बुरी प्रशंसा करी। हर व्यवस्था में गुरुजी की कृपा की झलक हो रही थी। गुरुजी के साथ आईफल टावर पर मेरे पति की मई के मध्य में वापस लौटने की योजना थी, क्योंकि उन्हें उतना ही अवकाश मिला था। 15 दिन में मेरे लिए पारपत्र और वीज़ा दोनों मिलना नितांत कठिन था। यथाशीघ्र स्वीडन के दूतावास को आवेदन किया गया, परंतु उन्होंने बताया कि सब आवेदन स्वीकृति के लिए स्वीडन भेजे जाते हैं और उसके पश्चात यहाँ से वीज़ा दिया जाता है। अतः मेरे पति सुशील को अकेले ही स्वीडन लौटना पड़ा। उनके लिए अपनी यात्रा और स्थगित करना संभव नहीं था। प्रतीक्षा में 1 मास व्यतीत हो गया। स्वीडन में उन्होंने भी दूतावास में शीघ्रता करने के लिए निवेदन किया। जून के आरंभ में ऐसा लगा कि वीज़ा 1 सप्ताह में मिल जाएगा। मेरी यात्रा के टिकट 16 जून के लिए ले लिए गए और उल्टी गिनती प्रारंभ हो गई। 16 जून को दूतावास जाने पर ऐसा लग रहा था कि हमारा वहां जाना निरर्थक रहेगा। वहां पर बताया कि अभी भी उत्तर की प्रतीक्षा है। मैं निराश हो गई, क्योंकि इसका अर्थ था कि 1 सप्ताह का विलंब। मैंने ये सूचना अपने पिता को दी और कुछ देर में पुनः प्रयास किया। वहाँ के अधिकारी ने जब मुझे मेरा वीज़ा दिया तो मैं अति अचंभा हुई। अति प्रसन्न होकर मैंने ये सूचना अपने पिता को दी। आश्चर्य की बात थी कि उन्हें कोई अचरज नहीं हुआ। बाद में मेरे पिता ने मुझे बताया कि गुरुजी ने मेरी सूचना आने से 15 से 20 मिनट पहले ही उन्हें वीज़ा मिलने की बात से अवगत करा दिया था। मैं समझ गई कि उस दिन गुरुजी के हस्तक्षेप के बिना वीज़ा मिलना असंभव था। गुरुजी वास्तव में असीमित प्रेम के स्तोत्र हैं और उनमें विलक्षण प्रतिभाएं हैं। उन्हें कोई भौतिक अवरोध रोक नहीं सकते। वह त्रिकालदर्शी हैं और अपने अनुयायियों को पुकार पर सब सीमाएं पार कर कर आते हैं। स्वीडन से 1 सप्ताहांत हमने पेरिस में बिताने का निर्णय लिया। वहाँ पर जब मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर थी, मुझे अचानक गुरुजी की सुगंध का आभास हुआ। फ़ोन पर मेरे पिता के साथ हुई अगली वार्ता में उन्होंने बताया कि गुरुजी मेरे बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने इस वार्तालाप की तिथि और समय भी बताया। थोड़ा गणित करने पर पता लगा कि जब उन्होंने मेरे पिता से मेरे बारे में पूछा था, उस समय मैं आईफल टावर की पहली मंजिल पर ही थी। गुरुजी के साथ मेरे अनुभवों का वर्णन एक गूंगी महिला द्वारा मिठास के वर्णन सदृश है। वह मेरे लिए क्या है और मेरे जीवन में उनका क्या अर्थ है, ये शब्दों में व्यक्त करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आप हमारे संबंधों के इन स्वर्णिम वर्षों में दया करते आए हैं, उसी प्रकार सदा हमारा हाथ थामे रहिए। कहते हैं कि पारस लोह धातु को शून्य मात्र से उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, पर गुरुजी तो पत्थर को हीरे में बदल देते हैं। केवल पूर्ण विश्वास और श्रद्धा बने रहने चाहिए। ये सत्संग स्टॉकहोम स्वीडन से श्रीमती आरती सिंगला आंटी जी का है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।